नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए आज के इस क्लास में हम लोग महा मैराथन सुपर सेट को कवर करने वाले हैं। और मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर इस सेट में अगर आपका अच्छा खासा आपके स्कोर रह रहा है तो आप डेफिनेटली समझिए कि आपके एग्जाम में जो है बेहतर आपका परफॉर्मेंस रहेगा और एक बेहतरीन तरीका से आप कॉलेज को अचीव कर सकते हैं। आज के इस क्लास में जो हम लोग कवर करने वाले हैं ये आपका मिक्सलेनियस टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, जो मतलब आपका पैटर्न है। क्योंकि इसके पहले जो हम लोग मैंने नोट्स आपको कवर कराया था उसमें क्या था कि सेशन वाइज भी कवर मैंने किया था, जबकि एग्जाम जो आपका फाइनली आपका कंडक्ट होना है इसमें आपका क्या है कि आपका जो है सभी प्रकार के क्वेश्चंस आपके आने हैं। जो आपका पैटर्न आपका है इसके बेसिस पर जो आपका सेट पैटर्न पर आधारित सारे क्वेश्चंस दिया गया है इसको हम लोग कवर करेंगे, जो पूर्णतः आपके एग्जाम पैटर्न पर आपका आधारित है। तो सारे क्वेश्चंस को आप लोग सभी लोग अटेम्प्ट लेंगे और कितना एक्यूरेसी आपने मेंटेन कर पाया ये आप सभी लोगों को लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये क्लास को कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन हमारा और पहला हम लोग का जो है साइंस का सेशन हम लोग को कवर होगा। उसके बाद हम लोग जो है जीके के 20 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इस प्रकार से टोटल आपका 40 क्वेश्चन आपका पहला सेशन का आपका होगा। फिर हम लोग जो है सेकंड सेशन में जो है 40 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो पहला सेशन में आप सभी लोगों को देखना है कितना आपने एक्यूरेसी मेंटेन कर पाया, और सेकंड आपको सेशन में देखना है कि कितना आपने एक्यूरेसी मेंटेन कर पाया, क्योंकि आपके एग्जाम में टोटल 40 क्वेश्चन आपका जो है जीके जीएस का आपका पूछा जाना है। तो साथियों आज का पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, बोला जा रहा है कि जो के आर आपका क्रिप्टोन है 86 आपको दिया गया है और 30 आपका 6 दिया गया है। फिर आपका 87 दिया गया है, 30 आपका 7 दिया गया है। इसको क्या कहते हैं ये आपको नंबर बताना है। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा, अगर साथियों देखा जाए तो दोनों जगह पर अगर ऊपर लिखा हुआ अगर संख्या आपका इक्वल होता है तो इसे हम लोग कहते हैं समभारिक, जबकि नीचे अगर लिखा हुआ संख्या अगर आपका समान होता है तो इसे हम लोग कहते हैं समस्थानिक। तो आप सभी लोगों को बताना है यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, इसे हम लोग कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक। क्या कहते हैं साथियों? सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। क्योंकि आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो ऊपर वाला से अगर नीचे वाला को माइनस करेंगे तो ये आपका न्यूट्रॉन्स की संख्या निकलती है, और दोनों को अगर आप माइनस कीजिएगा तो दोनों का आपका क्या हो जाएगा, तो सम आपका समान आ जाएगा। यानी कि दोनों को माइनस कीजिएगा तो आप देखिएगा कि यहाँ पर आपका जो है 40-40 आपका आ जाएगा। इसको भी माइनस कीजिएगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका जो है सॉरी इसको हम देखिए माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको माइनस करेंगे तो आपका 0 और यहाँ पर आपका 50 यानी कि 50 हो जाएगा, और यहाँ पर भी माइनस करेंगे तो आपका 50 हो जाएगा। तो देखिए जो आपका न्यूट्रॉन्स आपका निकल करके आएगा, क्योंकि जो हमारा न्यूट्रॉन्स निकाला जाता है ऊपर वाला की संख्या में से नीचे वाला को हम लोग माइनस कर देते हैं, और ऐसे केस में अगर देखा जाए तो दोनों का आपका इक्वल आ रहा है, इसलिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सम न्यूट्रॉनिक। यानी कि दोनों में न्यूट्रॉन की संख्याएं जो आपका है ये आपका समान है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर सारे क्वेश्चन आधारित आपको दिया गया है। तो आप सभी लोगों को अपना अपने एक्यूरेसी देखना है कि कितना आपने जो है मेंटेन कर पाया, यही आपके एग्जाम में परफॉर्मेंस आपके रहने वाले हैं। और आपको ये सोच करके देना है कि मान लिया जाए कि आखिर अगर आप जो है आपका भी अगर एग्जाम में तो कितना आप एक्यूरेसी जो है आप मेंटेन कर पा रहे हैं। जो लास्ट समय में जो है अपने आप को जज करने का यही एकमात्र आपका तरीका है। अगला क्वेश्चन के साथ बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि निकुलियन सामान्य नाम के लिए है। देखिए निकुलियन जो है सामान्य नाम के लिए है, निकुलियन के बारे में बताना है ये जो है किसका नाम दिया जाता है। तो फ्रेंड्स न्यूक्लियन की बात करेंगे तो न्यूक्लियन में आपका जो होता है न्यूट्रॉन आपका और आपका प्रोटॉन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो हमारा होता है ये कक्षा के बाहर में चक्कर लगाने का काम करती है। तो आपका मेनली हो जाएगा न्यूक्लियन में क्या होता है, तो न्यूट्रॉन और आपके प्रोटॉन होता है। और इस प्रकार से अगर देखेंगे तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। न्यूट्रॉन और क्या होते हैं, प्रोटॉन आपके होते हैं। तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि बीटा कण किस प्रकार के आवेश वहन करते हैं। देखिए बीटा किरण के बारे में बताना है, ये किस प्रकार के आवेश वहन करता है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऋणात्मक आवेश का वहन करता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट में दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइएगा आप सभी लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है ये आपको पर बताना है। ये सभी क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए अब लास्ट टाइम में आपका, और नहीं बन रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोगों को रिवीजन की आवश्यकता है, और कंप्लीटली आपको रिवीजन जो है पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो लगातार आप सभी लोग सारे क्वेश्चंस को रिवीजन करते रहे। तो साथियों कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है ये आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान की बात करेंगे तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम आपके होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है आपका सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट में दिया गया है कि बोला जा रहा है कि सजावटी पौधा है। देखिए दिया गया है जूट, साल, तुलसी, कैक्टस आपको दिया गया है। देखिए सजावटी पौधा की फ्रेंड्स बात करेंगे तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा कैक्टस। और देखिए याद रखिएगा कि जो हमारा कैक्टस होता है इसे कम पानी की आवश्यकता होती है, और यही कारण है कि कैक्टस नामक जो पौधा है ये आपके जो अक्सर मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। हालांकि राजस्थान में अगर देखा जाए तो थार मरुस्थल में जो है कैक्टस नामक पौधे आपके पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि औषधीय पौधा है। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। कपास, नीम,
जो और आपको साल दिया गया है। देखिए औषधीय पौधा की अगर मैं बात करूंगा तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा नीम। देखिए नीम से आपका औषधि का निर्माण किया जाता है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। औषधीय पौधा क्या है, तो आपका नीम है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस को आप सभी लोग रिपीट करते चलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें फास्ट चलने का, क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा कम है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आप सभी लोगों को कवर करना है। और प्रश्न में देखेंगे तो नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि खाद्य उत्पादक पौधे हैं। देखिए फ्रेंड्स, खाद्य उत्पादक पौधे की अगर हम बात करेंगे तो खाद्य उत्पादक पौधा कौन सा है, ये आपको मैं बताना है। तो ये आपका देखिए मकई आपका हो जाएगा, जो कि खाद्य उत्पादक पौधा है। और देखिए 71 से आपका इसलिए आपका स्टार्ट हुआ है क्योंकि इसके पहले आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है, जिसका कंप्लीट आपका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया गया है। तो आप सभी लोग इसका जो है मैथ और रीजनिंग को कंप्लीट आप सभी लोग जो है बनाइएगा। और जो अभी तक जो है हमारे प्राइवेट ग्रुप से जो डीएलएड का स्पेशल आपका चल रहा है नोट्स वाला ग्रुप आपका, जिसमें कि कंप्लीट आपका जो है नोट्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप सभी लोग इस नंबर पर एसएमएस करके आप सभी लोग जो है ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। 31 रुपीज़ सबको पेमेंट करके ऐड हो जाना है, जिसमें कि कंप्लीट आपको जो है ऑल सब्जेक्ट का रिवीजन, पीडीएफ, नोट्स वगैरह सारा कुछ एक गाइडलाइंस के तहत प्रोवाइड किया गया है। फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट आपको सारा कुछ A to Z आपका डीएलएड का स्पेशल चलाया जा रहा है। तो आप सभी लोग फटाफट यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं और एग्जाम के पहले जो है सारे पीडीएफ को आप सभी लोग रिवीजन करके ही जाएं। तो फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि खाद्य उत्पादक पौधे हैं, तो आपका मकई हो जाएगा। और मकई जो आपका होता है ये आपके खरीफ फसल के अंतर्गत आपके आते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट में दिया गया है कि कोशिका में कहा जा रहा है कि राइबोसोम का क्या कार्य होता है, ये आपको हमें बताना है। तो देखिए कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है, ये आप सभी लोगों को बताना है। इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। तो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है, यानी ऑप्शन हमारा जो है डी करेक्ट हो जाएगा। कहा जा रहा है कि कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है, तो देखिए प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट में दिया गया है कि कोशिका में सूत्रकणिका का क्या कार्य है। इंपोर्टेंट है प्रश्न हमारा कि कोशिका में सूत्रकणिका का क्या कार्य है, ये आपको हमारा बताना है। तो इसके लिए हमारा ऑथेंटिक आंसर हो जाएगा ऊर्जा पैदा करना। ध्यान रखिएगा, कोशिका में सूत्रकणिका का क्या कार्य होता है, तो ऊर्जा पैदा करना, ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे ऊर्जा का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो आप ध्यान रखना माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, जो कि ऊर्जा का डायरेक्टली ट्रांसपोर्टेशन हमारे बॉडी के सभी अंगों तक करता है। इनकेस अगर आपको पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट का विखंडन कहाँ पर होता है, तो ये भी आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत आपके होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है। इंपोर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है, योनि मार्ग में, गर्भाशय में, अंडवाहिनी में, दिया गया अंडपिंड में। तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथ ही याद रखना आप सभी लोग निषेचन की जो क्रिया होता है ये अंडवाहिनी में होता है, ऑप्शन आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है। देखिए मनुष्यों में मेरुदंड से यानी कि जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड होता है इससे कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, ये आपको हमारा बताना है। तो स्पाइनल कॉर्ड की साथियों बात करेंगे तो इसमें टोटल अगर हम बात करेंगे कि कितनी जोड़ी आपके जो है तंत्रिकाएं निकलती है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है, ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका, तो आप सभी लोग इसको याद रखेंगे। प्रीवियस पेपर में भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो याद रखेंगे स्पाइनल कॉर्ड से टोटल कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, तो टोटल आपका हो जाएगा 31 जोड़ी। अगला है कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है। देखिए तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा न्यूरॉन। क्या हो जाएगा साथियों, आपका न्यूरॉन हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कहाँ है। देखिए प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कहाँ पर है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरुदंड, जिसे हम लोग कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या होता है कि बाह्य जो है किसी प्रकार का जो है क्रियाओं की अनुभूति हमारे मस्तिष्क को जो पहुंचाने का काम करती है स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा किया जाता है, जिसे हम लोग मेरुदंड के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका वनस्पतिक उत्पादन उसके तने से होता है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए वनस्पतिक उत्पादन बताना है किसके तने से होता है। आलू दिया गया है, मीठा आलू, चीकू, ब्रायोफाइलम आपको दिया गया है। तो देखिए तने से उत्पादन होने वाला वनस्पति आपके कौन से आपके हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा आलू, यानी कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगर आपको ये पूछा जाता है कि आलू के हम लोग कौन से भाग को खाते हैं, तो याद रखना हम लोग तना को खाते हैं, या फिर आपको दिया रहता है ऑप्शन में कंद भी आपको दिया रहता है, तो यह इंपॉर्टेंट रहेगा, ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो कोशिका में द्रव के आने जाने का नियंत्रण कौन करता है। कोशिका में द्रव के आने जाने का नियंत्रण कौन करता है। ऑप्शन दिया गया है केंद्रक, कोशिका द्रवी, दिया गया सूत्रकणिका, कोशिका झिल्ली। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा।
कोशिका में द्रव के आने जाने का नियंत्रण किनके द्वारा किया जाता है? तो साथियों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली के द्वारा। ऑप्शन हमारा जो है डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि राइबोसोम किसकी सतह पर होती है? देखिए राइबोसोम किसकी सतह पर होती है ये आप सभी लोगों को बताना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। राइबोसोम की साथियों बात करेंगे तो ये प्लाज्मोडियम रेक्टिकुलम के पास होता है। ध्यान रखेंगे राइबोसोम किसकी सतह पर होती है? तो प्लाज्मोडियम साथियों दिया गया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास होता है। ऑप्शन हमारा जो है सी करेक्ट हो जाएगा। फिर से रिपीट करना, राइबोसोम किसकी सतह पर होती है? तो आपका हो राइट आंसर हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास होता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो मस्तिष्क का कौन सा भाग कहा जा रहा है कि श्वसन और रक्त संचालन की क्रियाओं का नियंत्रण करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन और रक्त संचालन की क्रियाओं का नियंत्रण करता है? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताएंगे आप सभी लोग। यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर हमारा जो ऑथेंटिक आंसर आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा मेड्यूला और जो है अबलंगाटा आपका हो जाएगा। ऑप्शन हमारा जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कहा जा रहा है कि स्वस्थ मनुष्य का कहा जा रहा है कि डायस्टोलिक कहा जा रहा है कि स्वस्थ मनुष्य का डायस्टोलिक दबाव एम में कितना होता है ये आपको हमें बताना है। तो देखिए हमारे बॉडी के अंतर्गत जो आपके है क्या है हृदय जो है इसका क्या होता है कि फूलना और सिकुड़ना लगातार होते रहता है, जिसे हम लोग सिस्टोल या शीतलन डायस्टोल के नाम से भी जानते हैं। तो वही चीज़ आपका पूछा जा रहा है कि जो हमारा डायलोस्टिक होता है, कहा जा रहा है कि डायस्टोलिक जो आपका होता है ये आपको हमें बताना है कि इसका रेंज क्या होता है आपका। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 80। ऑप्शन आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि कौन से रंग की किरणों की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण कहा जा रहा है कि तुत्तर होती है? देखिए प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रियाएं हैं ये किस प्रकार के रंग में अधिकतम होती है ये आपको हमें बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा लाल प्रकाश में जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेज गति से होती है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट में दिया गया है कि कौन सी उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कम से कम आप देखेंगे तो आपका जो 40 क्वेश्चन जो मैंने रिसेंटली आपको कवर कराया है इसमें आपका जो है 35 क्वेश्चन आपका प्लस आपका सही होने चाहिए, क्योंकि इतना क्वेश्चन मैंने आपको कवर कराया है कि लगातार क्वेश्चन आपका जो है रिपीट होने लगा है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे इसको। कहा जा रहा है कि कौन सी उपकरण और टू द पैटर्न और टू द पॉइंट मैंने सारे क्वेश्चन को जो है एनालिसिस कराया है, बिल्कुल भी आप सभी लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो प्रश्न है कि कौन सी उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो देखिए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा के रूप में जो परिवर्तित करने का काम करता है ये आपके मोटर करता है, जबकि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो ये आपका साथियों डायनमो करता है। रेक्टिफायर क्या करता है? तो एसी को डीसी में या डीसी को एसी में बदलता है। और फ्यूज दिया गया है तो फ्यूज का प्रयोग जो है विद्युत परिपथ को भंग करने के लिए किया जाता है। तो इन सभी पॉइंट को याद रखेंगे। कई बार क्वेश्चन आपका पूछा जाता है फ्यूज किसका बना रहता है? तो शीशा और टीन का आपका जो है फ्यूज बना रहता है। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, जिसका कि प्रतिरोध अधिकतम और गलनांक आपके जो है न्यूनतम होता है। फ्यूज जो फ्रेंड्स आपका होता है धारा के उसमें प्रभाव पर आपके आधारित होते हैं। तो इन सभी पॉइंट को याद रखेंगे। यहाँ से आपका जीके का सेशन आपका कंटिन्यू होता है। यहाँ से फिर हम लोग 20 क्वेश्चन को कवर करेंगे। कंप्लीट आपका 40 क्वेश्चन होगा। फिर आपको कमेंट करना है कि कितना एक्यूरेसी आपने जो है मेंटेन कर पाया। तो साथियों कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी चोटी संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? ये आपको हमें बताना है। तो देखिए पहला अगर हम बात करेंगे तो ये आपका माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, जो कि नेपाल में आपके स्थित है। और नेपाल में जो है माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न में हमारा दिया गया है कि निम्न में से कौन सी चोटी संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? ये आपको हमारा बताना है। तो ये हमारा हो जाएगा K2, जिसे हम लोग गाइडविन आइंस्टीन के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन आपका साथियों ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सी नदी है जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? ये आपको हमारा बताना है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा लीना नदी, यानी ऑप्शन साथियों सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे गहरी झील है? इंपोर्टेंट है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है बताइए। बेकाल झील दिया गया है, बलकस आपको दिया गया है, आपको दिया गया टंगानिका और दिया गया है विक्टोरिया। तो देखिए निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे गहरी झील है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बेकाल झील, यानी ऑप्शन आपका जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि निम्न में से कौन सी नदी में सबसे अधिक पानी बहता है? ये आपको हमारा बताना है।
तो देखिए निम्न में से कौन सी नदी में सबसे अधिक पानी बहता है? तो देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका अमेजन नदी, यानी ऑप्शन जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी में सबसे अधिक पानी बहता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अमेजन। ये सभी क्वेश्चंस मैंने आपको नोट्स में भी आपको जो है कवर करा दिया है, और इस बुक का जो है कंप्लीटली आपको जो है सारा आपको जो है क्वेश्चंस को याद कर लेना है। इसमें सारे क्वेश्चंस आपका जो है टू द पैटर्न आपको दिया गया है, इसलिए मैंने इस बुक को आपको रिकमेंड भी किया था, और इसका कंप्लीटली मैंने जो है PDF भी आप सभी लोगों को दिया था। अगला क्वेश्चन है साथियों, कहा जा रहा है कि किलिमंजारो ज्वालामुखी किस महादेश में स्थित है? ये आपको हमारा बताना है। देखिए किलिमंजारो ज्वालामुखी जो है किस महादेश में स्थित है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए किलिमंजारो की फ्रेंड्स बात करेंगे, ये अफ्रीका में आपका है। देखिए रिपीट करेंगे, किलिमंजारो जो ज्वालामुखी है ये आपके कहाँ पर है? तो ये आपका जो है अफ्रीका में है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऐतिहासिक कालानुक्रम के रूप से ठीक है? ये आपको हमारा बताना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऐतिहासिक कालानुक्रम के रूप से आपका ठीक है? ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए सबसे पहले की अगर हम बात करेंगे, हुमायूं हमारा होगा, फिर आपका अकबर होगा, फिर जहांगीर होगा, और फिर आपका फ्रेंड जो है शाहजहां होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ऑप्शन हमारा जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऐतिहासिक कालक्रमानुसार जो है ठीक है? तो पहला हमारा हुमायूं हो जाएगा, फिर अकबर होगा, फिर जहांगीर, और फिर आपका शाहजहां आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो सूर्य मंदिर है ये आपके कहाँ पर स्थित है? तो ये देखिए ओडिशा के कोणार्क में स्थित है। ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट हो जाएगा, जिसे ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, कहा जा रहा है अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? देखिए अकबर की मकबरा की बात करेंगे, ये आपके कहाँ पर स्थित है? एक नज़र पढ़ते ही आपके जो है सारे ऑप्शंस आपको दिखने चाहिए और आंसर भी आपको दिखने चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सिकंदरा में। अकबर का मकबरा कहाँ पर है? तो ये आपका सिकंदरा में है। ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट में दिया गया है कि गोलकुंडा किस राज्य में स्थित है? ये आपको हमारा बताना है। देखिए गोलकुंडा की अगर मैं बात करूंगा कि गोलकुंडा आपके कहाँ पर स्थित है, तो ये फ्रेंड्स आपका तेलंगाना के अंतर्गत आपका है। ध्यान रखिएगा, गोलकुंडा आपके कहाँ पर है? तो ये आपके तेलंगाना के अंतर्गत आपका है। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दक्षिण भारत में बदली थी? देखिए दिल्ली से दक्षिण भारत में किसने अपनी राजधानी को जो है हस्तांतरित किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ध्यान रखिएगा किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। और फ्रेंड्स याद रखेंगे 1911 तक जो भारत की राजधानी बनी रही थी ये आपके कोलकाता बनी रही थी, जो कि लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में पुनः जो है इसे दिल्ली हस्तांतरित किया गया था। तो इतने पॉइंट को यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न की बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि रामागुंडम बांध कौन सी नदी पर है? ये आप सभी लोगों को बताना है। रामागुंडम बांध कौन सी नदी पर है फ्रेंड्स, ये आपको ऊपर पूछा जा रहा है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी पर है, यानी ऑप्शन हमारा जो है बी करेक्ट हो जाएगा। रामागुंडम बांध कौन सी नदी पर है? तो ये आपका गोदावरी, यानी ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट में दिया गया है कि निम्न में से किस नदी को बिहार का गम कहते हैं? देखिए बिहार का गम यानी कि बिहार की फ्रेंड्स बात करेंगे तो बिहार की शोक नदी किसे कहा जाता है, ये आपको पूछा जा रहा है। और बिहार में सबसे जलता जो टेढ़ी मेढ़ी यानी मार्ग बदलने के लिए फेमस है, ये आपका कोसी नदी है। और कोसी नदी को ही बिहार का शोक नदी के नाम से जाना जाता है। जबकि बात करेंगे बंगाल का शोक नदी के नाम से किसे जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा दामोदर नदी को जाना जाता है। तो बिहार में आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कोसी, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि कहा जा रहा है कि आग का वलय, कहा जा रहा है कि रिंग ऑफ फायर कहाँ पर स्थित है, ये आपको हमारा बताना है। देखिए आग का वलय ये आपके साथियों कहाँ पर स्थित है, ये आप सभी लोगों को बताना है। जिस भी क्वेश्चन का ऑलरेडी आपको आंसर पता है फटाफट जो है कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग बताते चलेंगे। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर में है। कहा जा रहा है कि आग का वलय ये आपके कहाँ पर है, तो प्रशांत महासागर में है। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि ताशकंद किस देश की राजधानी है, ये आपको हमारा बताना है। इंपोर्टेंट रहेगा, ताशकंद किस देश की राजधानी है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो है उज्बेकिस्तान का है। कहाँ का आपका है, तो उज्बेकिस्तान का है। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ताशकंद किस देश की राजधानी है, तो उज्बेकिस्तान की है। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि मार्को पोलो किस देश का वासी था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। मार्को पोलो किस देश का वासी था, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो मार्को पोलो की बात करेंगे तो ये आपका इटली का आपका है। कहाँ का है आपका, तो ये आपका इटली का है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि पाइथागोरस थे, आपने जनरली जो है पढ़ा भी होगा। पाइथागोरस आपका जो है त्रिक नियम भी दिए थे इन्होंने। और पाइथागोरस ने जो है एक और आपके नियम दिए थे, कर्ण जो है आपका पाइथागोरस प्रमेय जो आपके होते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर।
तो आप सभी लोगों को बताना है कि पाइथागोरस जो थे इसके बारे में बताना है क्या थे। तो ये आपका साथियों यूनानी थे, यानी ऑप्शन हमारा जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की दोस्तों बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि तत्व एलिमेंट के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? एटम, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। तो देखिए तत्व आपके जो है वह शुद्धतम पदार्थ होता है जिसे अन्य प्रकारों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। और देखिए तत्व के सबसे छोटे भाग को हम लोग कहते हैं एटम, जिसे हम लोग परमाणु कहते हैं। तो छोटे छोटे परमाणु मिलकर के जो है तत्व का निर्माण करता है। ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करेंगे तो निम्न में से किस व्यक्ति ने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया था? बताइएगा आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा? साथियों पूरी पृथ्वी का जो चक्कर लगाया था ये किसने लगाया था, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मैगेलन ने लगाया था। ध्यान रखिएगा, मैगेलन ने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया था। ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दिया गया है कि भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? भारतीय लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी की कमजोरियों को दूर करने का सर्वश्रेष्ठम जो है उपाय क्या है, इन चीज़ों के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना, यानी ऑप्शन हमारा जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट में हमारा दिया गया है कि इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है? देखिए इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है? तो देखिए यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा पर्वतीय वन में ये आपका जो है चेस्ट नट आपके पाए जाते हैं, जो कि पर्वतीय वनों में हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक आपका फ्रेंड जो है टोटल आपका जो है 40 क्वेश्चन आपका कवर हो गया आपका एक सेशन का आपका। अब हम लोग अगला सेशन में चलते हैं और यहाँ से आपका जो है कंटिन्यू अभी आपका रहेगा अगला सेशन। यहाँ से पुनः आपका जो है साइंस का प्रश्न आपका शुरू होता है। तो सारे प्रश्न को आप सभी लोग जो है याद करते हुए चलेंगे। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है, ये आप सभी लोगों को बताना है। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए साथ यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा संचारण, यानी ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला की बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि क्रायोजेनिक्स एक विज्ञान है जो संबंधित है। देखिए क्रायोजेनिक्स एक विज्ञान है जो संबंधित है। साथियों क्रायोजेनिक्स की अगर बात किया जाए तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा निम्न तापमान से। देखिए क्रायोजेनिक जो है इसका प्रयोग जो है इंजन में भी आपके किए जाते हैं, जो कि खुद ब खुद ही आपके जो है कूलेंट का काम करता है। तो ये निम्न तापमान से किया जाता है, यानी ऑप्शन हमारा जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला की बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रतिस्थापित किया गया था। प्रकाश तरंग सिद्धांत जो आपको दिया गया था ये किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था, इसके बारे में आपको बताना है। तो साथ ही याद रखेंगे हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट है आपका, ये हाइगेंस के द्वारा दिया गया था। ध्यान रखिएगा प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रतिस्थापित किया गया था, तो ये हाइगेंस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला की बात करेंगे तो जब किसी पिंड पर कोई स्थिर बल का प्रयोग किया जाता है तो यह एक समान डैश से चलेगा। तो देखिए किसी भी पिंड पर कहा जा रहा है कि कोई स्थिर बल प्रयोग किया जाता है तो यह एक समान डैश से चलेगा। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न को समझिएगा, कोई भी पिंड पर कहा जा रहा है कि जब किसी पिंड पर कोई स्थिर बल का प्रयोग किया जाता है तो इसमें बताना है कि ये एक समान इसमें आपके क्या रहेंगे, ये आप सभी लोगों को बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। अब बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। कोई गतिमान पिंड है और इसमें क्या है कि एक आपका जो है बैलेंस फोर्स अगर लगाया जाता है तो इसमें किस प्रकार के वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो इसका साथ ही आपका त्वरण जो है आपका समान रहेगा, क्योंकि आप देखेंगे तो जब भी कभी क्या होता है कि किसी भी वस्तु का वेलोसिटी में अगर किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होता है, वेग परिवर्तन नहीं होता है, तो त्वरण आपके कांस्टेंट रहता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है मीटर पर आपका सेकेंड स्क्वायर होता है। कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है। गति का आपका मीटर पर सेकेंड होता है, जबकि वेग की बात करेंगे तो मीटर पर सेकेंड होता है। संवेग की अगर बात किया जाए, संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे केजी मीटर पर आपका सेकेंड आपके होते हैं। तो इन सभी पॉइंट को आप सभी लोग यहाँ से याद रखेंगे। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब यह गुजरती है। देखिए प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब यह गुजरती है। तो देखिए ऑप्शन की अगर अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो ये हमारा सभी से अपेक्षा जो है कांच से होकर का इसका जो है वेलोसिटी आपका न्यूनतम होगा। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। साथियों प्रकाश की अगर वेलोसिटी की बात करेंगे तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो है प्रकाश का निर्वात में गमन होता है। और देखिए प्रकाश जो हमारा होता है ये आपके अनुप्रस्थ तरंग होते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला की बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि जब 0 डिग्री से 10 डिग्री तक जल को गर्म किया जाता है तब जल का आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए पहले कमता है और फिर आपके जो है बाद में आपका
बढ़ता है। जबकि फ्रेंड्स बात करेंगे जल का घनत्व जो है मैक्सिमम कहाँ पर होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। कई बार क्वेश्चन आपके पूछे भी गए हैं कि जल का जो आपका घनत्व होता है कितना डिग्री सेल्सियस पर होता है, तो ध्यान रखिएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम आपके होते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी दीपक की बत्ती से तेल ऊपर उठता है। देखिए किसी भी दीपक की बत्ती से तेल उठता है ऊपर, ये किस क्रिया के कारण से होते हैं? तो साथियों याद रखेंगे इसे हम लोग कहते हैं केशिकत्व क्रिया। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका कोशिका क्रिया के कारण से, यानी ऑप्शन हमारा जो है सी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन में हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि मोटर कार में पथ दृश्य के लिए कौन सा दर्पण का व्यवहार होता है। इंपॉर्टेंट रहेगा, कहा जा रहा है कि मोटर कार में पथ दृश्य के लिए कौन सा दर्पण का व्यवहार होता है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो इसके लिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। गाड़ी के जो साइड मिरर में प्रयोग किया जाता है, इसमें जो लगा दर्पण होता है ये आपका उत्तल दर्पण होता है। तो ऑप्शन हमारा जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, कहा जा रहा है कि तड़ित चालक निर्मित होते हैं। देखिए तड़ित चालक को जो बनाया गया था जेम्स बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा बनाया गया था, और इन्होंने जो है इसको बनाने के लिए तांबे के वायर का प्रयोग किया था। और इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तड़ित चालक का जो है खोज किसने किया था, तो जेम्स बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। अगला है कि पदार्थ का लघुत्तम अंश है। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है ये आपको हमें बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वार्क। ध्यान रखिएगा पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या होता है, तो ये आपका हो जाएगा क्वार्क। ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों कि निम्न में सर्वाधिक परिस्थितिक अनुकूल ईंधन है। निम्न में सर्वाधिक परिस्थितिक अनुकूल ईंधन कौन सा है, दिया गया है कोयला, पेट्रोल, हाइड्रोजन, डीजल। तो देखिए सर्वाधिक जो है अनुकूल ईंधन कौन सा है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। देखिए भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो ये हाइड्रोजन को ही कहा जाता है। हाइड्रोजन के टोटल 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन को आवारा तत्व की संज्ञा भी दिया गया है। तो इन सभी पॉइंट को यहाँ से याद रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी लोग जो है अटेम्प्ट लेंगे पहले इसको। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि जो ऑप्टिकल फाइबर होता है जिसमें कि आप देखेंगे तो जो है कम्युनिकेशन को इसमें जो है भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर है ये आपके जो है प्रकाश के पूर्ण परावर्तन जो है आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आपके कार्य करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी साथियों करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि ईसीजी, ठीक है, यहाँ पर आपको दिया है कि ईईजी आपको दिया गया है का प्रयोग डैश व्याधि के निदान के लिए किया जाता है। तो देखिए ईईजी का जो फ्रेंड्स आपका प्रयोग किया जाता है किसके लिए किया जाता है ये आप सभी लोगों को बताना है। तो ये आपका जो है मस्तिष्क के लिए किया जाता है। ऑप्शन हमारा जो है सी करेक्ट हो जाएगा। ईईजी का प्रयोग जो है किसके रोकथाम के लिए किया जाता है, तो मस्तिष्क के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन हमारा जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करेंगे तो रेडियो सक्रियता का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक है। रेडियो सक्रियता का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक कौन है। रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, ये आपका किनके द्वारा किया गया है। रेडियो सक्रियता का आविष्कार जो किया गया था ये आपको जो है बेकुलर के द्वारा किया गया था, हेनरी बेकुलर जिसे हम लोग कहते हैं। और वही साथियों अगर हम बात करेंगे रेडियम का खोज किनके द्वारा किया गया था, तो रेडियम का खोज मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है डी करेक्ट हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए बिल्कुल, आपका सारे क्वेश्चन को मैंने नोट्स में भी कवर करा दिया है। अगला की बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि वैद्युतिक इस्त्री में अभ्रक का प्रयोग होता है, क्योंकि देखिए अभ्रक जो होता है ये विद्युत का कुचालक होता है, और यही कारण है कि चीनी मिट्टी को बनाने में या फिर जो है अलग अलग तरह के जो है विद्युत का उपकरण जो हमारे प्रिपेयर होते हैं इन सभी में अभ्रक का प्रयोग किया जाता है। और झारखंड में जो है अभ्रक का उत्पादन भारत के अंतर्गत सबसे अधिकतम होते हैं, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। और जो सिंहभूम नामक आपका स्थान है वहाँ पर अभ्रक का उत्पादन किया जाता है, जिसे हम लोग जादूगोड़ा के नाम से भी जानते हैं, जो झारखंड के अंतर्गत आपका पड़ता है। तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है कि भारत में जो है झारखंड के किस स्थान पर जो है अभ्रक का उत्पादन होता है। तो ध्यान रखिएगा ये आपका सिंहभूम नामक एक स्थान है जो जादूगोड़ा के अंतर्गत पड़ता है। यहाँ पर क्या है कि अभ्रक का उत्पादन आपका किया जाता है। अब देखिए वैद्युतिक इस्त्री में इसका प्रयोग क्यों किया जाता है ये आप सभी लोगों को बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, 2 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो आप देखेंगे तो ताप का कुचालक लेकिन विद्युत का सुचालक, ये तो आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट में दिया गया है ताप का कुचालक लेकिन विद्युत का सुचालक, ये सुचालक जैसे कहेगा तो ये आपका फिर से आपका गलत हो जाएगा। और अगला ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट में हमारा यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन आपके सामने, यहाँ पर देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ताप तथा विद्युत दोनों का आपका कुचालक होता है। ना तो ये आपके गर्म होते हैं और ना ही तो ये आपका विद्युत धारा का
फॉलो करता है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि किसी ट्यूब लाइट में चौक लगाने का उद्देश्य होता है। जनरली आपने देखा होगा, हालांकि अभी जो आपका लेटेस्ट में आपका जो भी आपका क्या है कि ट्यूब लाइट आपके आते हैं, इसमें चौक नहीं होते हैं। इसके पहले जो भी आपका जो है ट्यूब लाइट का प्रयोग किया जाता था तो उसमें एक चौक लगाया जाता था, जिसके अंतर्गत एक ट्रांसफार्मर छोटे टाइप का होता था। इसमें जो है चौक का प्रयोग क्यों किया जाता था, ये आप सभी लोगों को बताना है। इसके लिए ऑथेंटिक हमारा आंसर हो जाएगा उच्च वोल्टेज को प्रेरित करना, यानी ऑप्शन हमारा जो है ये आपका साथियों करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में दिया गया है कि जल में सामान्य लवण के घोल में होते हैं। देखिए, जल में सामान्य लवण के घोल में क्या होते हैं ये आपको हमारा बताना है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि सोडियम के धनात्मक आयन एवं क्लोरीन के ऋणात्मक आयन होते हैं, यानी ऑप्शन हमारा जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि HCl CH3COOH से अधिक शक्तिशाली अम्ल है क्योंकि। देखिए, HCl जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये आपको बताना है कि जो हमारा एसिटिक एसिड है, कहा जा रहा है कि एसिटिक एसिड से अधिक शक्तिशाली है। इसका रीजन देना है, ऐसा क्यों है। तो आप देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि जो है H+ आयन उत्पन्न करने हेतु आयनित हो जाता है, यानी जो H+ जो भी आपके क्या है कि अधिक उत्पन्न करेगा वो अधिक आपके अम्लीय होते हैं और वो अधिक आपका जो है क्या होता है कि शक्तिशाली होते हैं। तो ऐसे केस में अगर देखा जाए तो जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये H+ जो है मजबूत आयन को मुक्त करता है, और यही कारण है कि आप देखेंगे तो एसिटिक एसिड की रिस्पेक्ट में जो है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड अधिक आपके प्रबल होते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन हमारा साथियों बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे अंदर लिया जाए तो अंधापन आ सकता है। देखिए, अंधापन जो है किसके कारण से हो सकता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए, अंधापन की अगर बात करेंगे साथियों तो CH3OH के जो है लेने के कारण से अंधापन की बीमारी होती है, जिसे हम लोग कहते हैं मेथेनॉल के नाम से जानते हैं, और इसी के कारण से जो है गंजापन भी होता है। तो ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे जीवित जीवाश्मों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। देखिए, जीवित जीवाश्म के अंतर्गत वर्गीकृत किसे किया गया है, तो बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा साइकस, यानी ऑप्शन साथियों आपका जो है बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि खुदीराम बोस और कहा जा रहा है कि प्रफुल्ल चाकी द्वारा कहा जा रहा है कि किंग्सफोर्ट के जीवन पर हमला किया गया था। बताइएगा आप लोग राइट आंसर ये कहाँ पर आपके किए गए थे। देखिए, प्रश्न को एक बार जो है रिपीट कीजिएगा। कहा जा रहा है कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा कहा जा रहा है कि किंग्सफोर्ट के जीवन पर हमला किया गया था। कहाँ पर किया गया था, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका मुजफ्फरपुर, यानी ऑप्शन आपका जो है ये आपका साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न में दिया गया है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के सर्वप्रथम भारतीय सदस्य कौन बने थे। इंपोर्टेंट रहेगा, बोला जा रहा है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के सर्वप्रथम भारतीय सदस्य कौन बने थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी बने थे, यानी ऑप्शन हमारा जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो है सर्वप्रथम भारतीय जो है सदस्य बने थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। देखिए, सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था, किनके द्वारा किया गया था, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेटिंग ने जो है सती प्रथा को अवैध घोषित किया था। ध्यान रखिएगा कि लॉर्ड विलियम बेटिंग ने जो है सती प्रथा को अवैध घोषित किया था। ऑप्शन हमारा जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की साथियों बात करेंगे तो हिंद स्वराज के लेखक थे। देखिए, हिंद स्वराज के लेखक की बात करेंगे तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा हिंद स्वराज के लेखक कौन है, तो ये आपके महात्मा गांधी हो जाएगा। माई एक्सपेरिमेंट विथ द ट्रूथ जो है ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। हरिजन समाज की बात करेंगे तो ये भी आपका जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट में हमारा दिया गया है कि राष्ट्रीय ध्वज का जा रहा है कि उत्तोलन करने वाले सर्वप्रथम भारतीय कौन थे। देखिए, राष्ट्रीय ध्वज उत्तोलन करने वाले सर्वप्रथम जो है भारतीय कौन थे ये आपको नंबर बताना है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा मैडम कामा। ऑप्शन जो है आपका डी साथियों राइट हो जाएगा। और अगर आपको ये पूछा जाता है कि झंडे का जो डिज़ाइन है किनके द्वारा तैयार किया गया था, तो ये जो है पिंगली वेंकैया के द्वारा किया गया था। और ध्यान रखिएगा झंडे का लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 3:2 आपका 2 होता है, जबकि चौड़ाई और लंबाई की बात करेंगे तो 2:2 आपका 3 होता है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट में दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना के नायकों का विचारण का जरिक हुआ था। देखिए, प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना के नायकों का विचारण हुआ था,
तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में। ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय सेना के नायकों का विचारण कहाँ पर हुआ था, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली के अंतर्गत आपका हुआ था। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट में हमारा दिया गया है कि लखनऊ समझौता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कौन थे। देखिए लखनऊ समझौता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति कौन थे, ये आप सभी लोगों को बताना है। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इसको याद कर लेना। लखनऊ समझौता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति कौन थे, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, यानी ऑप्शन साथियों डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि 1857 में शुरू होने वाला प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय था। देखिए 1857 में शुरू होने वाला प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय कौन था, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए सर्वप्रथम जो 1857 में विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था, ये हमारे कोलकाता के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा जो चिड़ियाघर है ये हमारे कोलकाता के अंतर्गत स्थित है। सबसे बड़ा लाइब्रेरी की बात करेंगे तो ये भी कोलकाता के अंतर्गत स्थित है। और देखिए जो है आपके क्या है कि जो यूको बैंक का जो मुख्यालय है ये भी हमारे जो है कोलकाता के अंतर्गत आपका स्थित है। और जो है 1911 तक हमारा भारत का जो कैपिटल आपका बना रहा था ये आपके कोलकाता के अंतर्गत जो है आपके बने रहते हो। तो इन सभी पॉइंट को आप लोग याद रखना है। ऑप्शन हमारा जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की साथियों बात करेंगे तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले दिया था। इंपोर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किनके द्वारा दिया गया था, तो साथियों याद रखना है ये भगत सिंह के द्वारा जो है दिया गया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन हमारा जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न फ्रेंड्स दिया गया है कि दिल्ली चलो का महत्वपूर्ण आह्वान किया गया था। देखिए दिल्ली चलो का महत्वपूर्ण आह्वान किया गया था। बताइएगा आप लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो है दिल्ली चलो का नारा दिया गया था, यानी ऑप्शन हमारा जो है सी करेक्ट हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये सभी क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इस बुक के अंतर्गत देखेंगे तो बिल्कुल आपका सिलेक्टिव आपका क्वेश्चंस आपको दिया गया है। तो आप सभी लोग सारे को जो है रिवीजन एक बार अच्छे तरीके से कर लेना और यही आपके एग्जाम के लिए जो है बेहतर आपके साबित होंगे। तो साथ ही याद रखना दिल्ली चलो का जो नारा दिया गया था ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन हमारा जो है सी करेक्ट हो जाएगा। वही साथियों अगर हम बात करेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब आपका दिया गया था, तो ये आपका जो है 1942 को दिया गया था। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह ये कब प्रारंभ किया गया था, तो आप देखेंगे तो महात्मा गांधी का जो है ये भारत के अंतर्गत पहला सत्याग्रह था और जो कि 1917 में चंपारण में किया गया था। जबकि विदेशों में महात्मा गांधी की बात करेंगे तो 1906 में जो है पहला इन्होंने सत्याग्रह किया था, लेकिन हमारे भारत के अंतर्गत अगर देखा जाए 1917 में किया गया था, जो कि चंपारण सत्याग्रह आपका किया गया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव ग्रहण किया था। तो देखिए प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव ग्रहण किया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन में किया। ऑप्शन हमारा जो है सी आपका राइट हो जाएगा। अगला की बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था। देखिए दोस्तों भूदान आंदोलन जो है ये सर्वप्रथम विनोबा भावे ने जो है शुरू किया था। रिपीटेड क्वेश्चन है आपका और सेट में भी कई बार आपका रिपीट हुआ है। तो प्रश्न हमारा पूछा जाता है कि कौन व्यक्ति है जो कि भूदान आंदोलन से संबंधित है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग विनोबा भावे हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित है। देखिए बिहार का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए 7 पॉइंट हमारा जो है 84% आपका जो है वनों से आच्छादित है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बिहार का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित है, तो 7 पॉइंट आपका जो है 84% आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों कि इनमें से किस राज्य में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, मैंग्रोव वन के बारे में बताना है। मैंग्रोव वन जो है ये कहाँ पर आपके पाए जाते हैं, तो देखिए मैंग्रोव वन जो है आपका ये आपका जो है सुंदरबन क्षेत्र में आपके जो है पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में जो है सुंदरबन या फिर मैंग्रोव वन की अगर फिर बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल हमारा जो है राइट हो जाएगा आपका। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारत के सबसे ऊंची शिखर K2 की ऊंचाई कितनी है। तो देखिए भारत की जो या फिर बोले हम लोग तो विश्व में दूसरी जो सबसे बड़ी शिखर है ये K2 है, जिसे हम लोग गाइडविन आइंस्टीन के नाम से भी जानते हैं। और जबकि पहला की बात किया जाए तो ये हमारा हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल के अंतर्गत आपके स्थित है। साथियों कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस रूप में जाना जाता है, तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है।
वही अगर हम बात करेंगे कि K2 जो हमारे भारत के अंतर्गत स्थित है, इसकी टोटल ऊंचाई कितनी है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, इसकी टोटल ऊंचाई की फ्रेंड्स बात करेंगे तो 8400 आपका जो है 8600 आपका 11 मीटर है, यानी ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा भारत के सबसे ऊंची शिखर जिसे हम लोग K2 गैडविन आस्टीन बोलते हैं, ये इसका लंबाई की बात करेंगे तो ये आपका 8611 मीटर है, ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो ये आपके जो है 6 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा जो है इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है। देखा जाए तो ये आपके जो अस्थायी सदन होते हैं। लोकसभा की फिर से बात किया जाए तो इसका कार्यकाल जो है आपके 5 वर्ष के आपके होते हैं, ठीक है। और लोकसभा जो हमारा होता है ये आपका अस्थायी जो है वो अस्थायी आपके सदन होते हैं, जबकि राज्यसभा की बात किया जाए तो ये आपके अस्थायी होते हैं। साथियों कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा से कितने व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है, तो 12 व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है, जबकि एंग्लो इंडियन से अगर बात करेंगे तो इससे आपका 2 व्यक्ति को मनोनीत किया जाता है। तो इन सभी पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। देखिए भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो मिथाइल आपका जो है आइसोसाइनाइट हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइट का हुआ था, ऑप्शन हमारा जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि राष्ट्र संघ के किस देश को कहा जा रहा है कि आज जो है ऑलैंड द्वीप से सम्मानित किया गया है। प्रश्न को समझिएगा, प्रश्न में कहा जा रहा है कि राष्ट्र संघ के किस देश को ऑलैंड द्वीप समूह से सम्मानित किया गया है, ये आपको नंबर बताना है। देखिए हमारे यहाँ पर ऑथेंटिक आंसर जो होगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा फिनलैंड को किया गया है, ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला की दोस्तों बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि बिरसा मुंडा ने ईसाई कहा जा रहा है कि जो है मिशन रियो पर कब हमला किया था। देखिए प्रश्न है कि बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशन रियो पर कब हमला किया, तो देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिया गया है, आपको डेट आपको सारे सामने दिया गया है। तो बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 25 दिसंबर 1899 को हमला किया था, यानी ऑप्शन जो है आपका बी राइट हो जाएगा। तो साथियों डबल सेशन में जितने भी क्वेश्चंस आपको दिया गया था कंप्लीटली मैंने आपको रिवील करा दिया है। अब आप सभी लोगों को बताना है कि इस लास्ट सेशन में आप सभी लोगों ने कितना एक्यूरेसी को मेंटेन कर पाया। साथियों देखेंगे तो सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट आपका है, जिसमें कि आप देख पाएंगे कि केवल लगता है कि सिलेक्टिव क्वेश्चन आपको दिया गया है। इस बुक का आपका यही आपका खासियत है, इसलिए मैंने इस बुक को रिकमेंड भी आपको किया था। और इस बुक के अंतर्गत जितनी भी आपका जो है कंटेंट आपको दिया गया है सारा कुछ मैंने आपको प्रोवाइड किया है। और जो भी आपका बचा हुआ है ये 30 तारीख से आपका एग्जाम चूंकि आपका शुरू है, 30 तारीख से पहले आपको सारी चीज़ आपको कंप्लीट आपको करा दिया जाएगा। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे और एक भी क्लास आपसे जो है मिस ना हो। और जो लोग सेशन को लाइक नहीं किए हैं लाइक आपसे जो है अवश्य क्या करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।